लेट्स स्टार्ट द थर्ड डिजीज़। थर्ड डिजीज़ हमारे पास है एलपोर्ट सिंड्रोम, जो कि यहाँ पे टेबल में नहीं बना हुआ। ठीक है, एलपोर्ट सिंड्रोम हम पढ़ते हैं। एलपोर्ट सिंड्रोम जो है ना, एक कंजेनिटल डिजीज़ है जो कि बेसिकली प्रेजेंट करती है विद 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, 3 मेन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं जी? इसके अंदर होता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक है, उसके बाद ऑप्थेल्मिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेंटिकोनस। ठीक है, और तीसरा नेफ्रेटिक सिंड्रोम ऑब्वियसली। ओके, तो 3 ये बातें होंगी क्लिनिकल फीचर, आपको ये डायग्नोज करने में तो बड़ी आसानी होगी। ओके, अब ये क्यों हो रहा है? ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि इन तीनों में है जिसकी वजह से ये डिजीज़ यहाँ पे हो रही है? दैट इज़ कोलेजन। ठीक है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो किडनी की बनी हुई है वो भी कोलेजन से है। लेंस के अंदर जो कॉर्निया है उसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो भी किससे बनी हुई है? कोलेजन टाइप 4 से। सिमिलरली हेयर सेल्स होते हैं, वो भी किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? कान में, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो भी कोलेजन से बना हुआ है। तो इसका नतीजा क्या है बात का, कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें कोलेजन के सिंथेसिस सही से नहीं हो रही। ठीक है, तो हेरिडिटी डिजीज़ है। सबसे कॉमन होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, ये एक्स लिंक भी हो सकती है, ये ऑटोसोमल भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। बट ये जो है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वो बहुत रेयर होती हैं। आपको सिर्फ एक्स लिंक याद करनी है। एक्स लिंक डिजीज़ में क्या होता है कि अल्फ़ा 5 चेन जो है, ठीक है, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5, ये चेंज होती हैं किसकी? कोलेजन टाइप 4 की। ये चेंज होती हैं बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती है वो अल्फ़ा 5 चेन के अंदर होती है। तो कोई भी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जो कि एक्स लिंक होती है, जिसकी वजह से अल्फ़ा 5 चेन जो होती है वो प्रॉपर्ली नहीं बनती, तो उसकी वजह से क्या होता है? एलपोर्ट सिंड्रोम होता है। ठीक है, सिंपल है। जब इसके अंदर डिजीज़ होगी, चेन सही से नहीं बनेगी, तो कोलेजन की सिंथेसिस सही से नहीं होगी, कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सही से नहीं बनेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन सही नहीं होगी तो फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगी, किडनी का फंक्शन सही से नहीं होगा। इसी तरह कान में होगा तो वहाँ पे हेयर सेल जो होंगे वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ना, तो उसकी वजह से हेयरिंग सही से नहीं होगी। आँख के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया ठीक नहीं होगा, तो कॉर्निया जो होगा इस तरह आगे की तरफ कोन की तरह बल्ज करेगा, केराटोकोनस, लेंटिकोनस। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पैथोलॉजी। ठीक है, अब इसकी अगर माइक्रोस्कोपी देखें, अब इसकी जो माइक्रोस्कोपी है ना आईजीए की, हम इंशाल्लाह नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर पढ़ेंगे, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसी तरह मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो उन सब डिजीज़ की पैथोलॉजी ना यहाँ पे इसके अंदर नज़र आती है, क्योंकि ये वेरी करती है, इसके बहुत सारे पैटर्न हैं। लेकिन जो बेसिक पैटर्न है वो ये है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने बताई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एंडोथीलियम, ठीक है, और ऊपर पोडोसाइट्स। तो यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किस तरह नज़र आएगी? स्प्लिटिंग हुई हुई नज़र आएगी उसकी। ठीक है, इस तरह। तो आपको अगर याद हो बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो 3 लेयर्स थी उसकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी फर्दर। दरमियान वाला पार्ट जो था वो डेंसा था। क्या था? डेंसा। और लैमिना डेंसा उसे कहते थे। बाहर वाले क्या थे? लैमिना एक्सटर्ना थे, और वो क्या थे? रेरा। ठीक है, अगर आपको पिक्चर याद है तो ऊपर जाके स्क्रॉल करके नोट्स में देख लें। लैमिना डेंसा सेंटर में होता है, लैमिना एक्सटर्ना 2 होते हैं बाहर की तरफ, और वो क्या होते हैं? रेरा, वो लाइट नज़र आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इस डिजीज़ के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती, तो हमें स्प्लिटिंग नज़र आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह। ठीक है, कहीं से वो थिक होगी, कहीं से थिन होगी, और इस तरह हमें नज़र आ रही होगी। अब इसका जो डायग्नोस्टिक है ना, वो हमें मिलता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर ऑब्वियसली चेंजेस हैं, बट दे आर वेरी फेमिलियर टू अदर डिजीजेस। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हुई होगी, स्क्लेरोसिस हुआ ग्लोमेरुलाई का। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या हुआ हुआ है? स्क्लेरोसिस हुआ हुआ है ना। ठीक है, ल्यूमेन बिल्कुल नैरो हो गया, बाहर से इतनी ज़्यादा थिकनिंग हुई हुई है। प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स, यहाँ पे मेसेंजियल सेल्स आपको क्या हो रहे हैं? प्रोलिफरेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। और इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी खास होती है, दैट इज़ फोम सेल्स बने होते हैं। ठीक है, फोम सेल्स क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस लेडन विद फैट्स। ठीक है, तो फोम सेल्स इसके अंदर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ओके, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कोई हमें, क्योंकि पैथोलॉजी है ही नहीं ना, कोई डिपॉजिट है ही नहीं, तो हमें क्या मिलेंगे? ठीक है, डिपॉजिट्स है ही नहीं तो डिपॉजिट्स कहाँ से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसकी डायग्नोस्टिक होती है। ठीक है, आपने बास्केट देखी है लकड़ी वाली? वो इस तरह ही होती है ना, इस तरह ही होती हैं, डार्क लाइट डार्क लाइट। ठीक है, इस तरह वेवन होती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? बास्केट वेवी अपीयरेंस।
तो यहाँ पे भी बास्केट वेवी अपीयरेंस नज़र आती है। कैसे? यहाँ पे अगर आप ये मैंने एक पिक्चर निकाली है, यहाँ देखें, यहाँ पे नॉर्मली किस तरह होनी चाहिए थी बेसमेंट मेम्ब्रेन कि ये बाहर से एक्सटर्ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, बाहर वाले एक्सटर्ना और दरमियान में डेंसा, इस तरह डेंसा होनी चाहिए थी, बिल्कुल थिक प्रॉपरली। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि स्प्लिटिंग है, ठीक है। कहीं पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या नज़र आ रहे हैं, ये लाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा है। कहीं पे वो डार्क है सेंटर में, कहीं कहीं डार्क है, और कहीं पे वो क्या हुआ, लाइट लाइट नज़र आ रही है, तो मल्टी लेयरिंग नज़र आ रही है। ओके, ऐसे ही है। तो बेसिकली मेम्ब्रेन क्या होती है, इस डिजीज़ में होता क्या, सबसे पहले तो कोलेजन क्योंकि सही नहीं होता, तो पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिन हुई होती है, ठीक है। तो कंपनसेटरी तौर पर मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं। मेसेंजियल सेल्स जब बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टी लेयरिंग हो जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, कहीं से वो थिन होती है, कहीं से वो थिक होती है, कहीं से थिन होती है, कहीं से थिक होती है, ठीक है। तो इर्रेगुलर थिकनिंग पैटर्न उसमें मिलता है विद एटेन्यूएशन, मतलब थिनिंग दरमियान में होती है। ओके, तो ये किस तरह की अपीयरेंस बना देंगे, बास्केट वेवी अपीयरेंस। होपफुली आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से तो काफ़ी आसान था, बट होपफुली आपको समझ आ गया। अब आईजीए नेफ्रोपैथी पढ़ लेते हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, बर्गर डिजीज़, ठीक है, बर्गर डिजीज़, पॉइंटर सेट कर लूँ, बर्गर डिजीज़ कहते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस भी बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे 3-4 तरह से पैटर्न लिखा है, बट आपको जो इजी लगे मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है कि बहुत सारे जीआईटी इन्फेक्शन होते हैं, म्यूकोजल सरफेस के इन्फेक्शन होते हैं। म्यूकोजल सरफेस के ऊपर क्या लगी होती है, आईजीए, ठीक है। अब या फिर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, या फिर बार बार क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से आईजीए के एग्रीगेट्स बन रहे हैं। अब नॉर्मली ना आईजीए जो होती है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होती है, ठीक है, ग्लैक्टोज के साथ। इसके साथ क्या होता है, ग्लैक्टोज लगा होता है। अब कोई भी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जिसकी वजह से आईजीए जो है वो क्या है, प्रॉपरली ग्लैक्टोज के साथ ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं है, या ग्लैक्टोज डेफिशिएंट वर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। तो ग्लैक्टोज डेफिशिएंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब नॉर्मल है ना, बॉडी तो इसे फ़ॉरन बॉडी समझेगी। अब आईजीए नॉर्मली तो हमारे पास प्रेजेंट हर जगह होती है ना, लेकिन अब आईजीए जो है वो प्रॉपरली उसके साथ ग्लैक्टोज अटैच नहीं है, तो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, एक फ़ॉरेन बॉडी है। एक फ़ॉरेन बॉडी के तौर पर उसको सिस्टम लेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, वही घिसी पिटी कहानी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आगे सारे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैं, ये कहाँ जाके डिपॉजिट होते हैं, इनटू द मेसेंजियल सेल्स। तो मेसेंजियल सेल्स जो होंगे वो हिस्टोलॉजी पे कैसे नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी थिकनिंग हुई होगी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलेगा, आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल सेल्स की वाइडनिंग, ठीक है। ये भी बहुत सारे पैटर्न शो करती है। इसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले भी फीचर्स होते हैं, और मेसेंजियो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, उसके फीचर्स भी होते हैं। लेकिन आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है, मेसेंजियल सेल्स के अंदर क्योंकि डिपॉजिट हो रहे हैं ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, तो वो किस तरह नज़र आएंगे, वाइडन, थिकन, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लें, ये मेसेंजियल सेल्स की क्या हुई है, प्रोलिफरेशन हुई है। बाकी सारी कहानी वही है, हाइपर सेलुलैरिटी आपको नज़र आएगी, न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, सारा कुछ। और जब हम इनकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो फिर भी देखें ये क्या है, मेसेंजियल सेल्स के अंदर हमें वो डाई नज़र आ रहा है। होपफुली आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, ईजी थे ना यार। अब आखिरी बात, डेंस डिपॉजिट डिजीज़, आखिरी डिजीज़ है जो कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम काज करती है। ये क्या है, टाइप 2 मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 भी होती है, टाइप 2 भी होती है, टाइप 3। तो टाइप 2 जो है वो नेफ्रिटिक सिंड्रोम काज करती है, ठीक है। तो इसकी पैथोजेनेसिस भी बहुत आसान है। इसके अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिजीज़ होती है, इसको हम ना C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ग्लोमेरुलोपैथी भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। अब आपने समझना है इस बात को, नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, एंटीजन जो होती है वो क्या करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिवेट करता है C3 को, ठीक है। C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब C3 जब एक्टिवेट होता है तो वो
टूटता है। C3 कन्वर्टेज एंजाइम होता है हमारे पास, C3 कन्वर्टेज उसको कन्वर्ट कर देता है C3b C3a के अंदर। लेकिन ये ना बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है एंजाइम, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है C3, मतलब इसकी एक्टिवेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहे। जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा तो ये क्या करता रहेगा, C3 को कन्वर्ट करता रहेगा C3b में C3a में। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अब डिपॉजिट्स बन रहे हैं ना C3 के C3b के, तो ये जाके क्या होंगे, ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होगी और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन होगी ना। डिजीज समझ आ रही है। नॉर्मली क्या होता है, C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो कन्वर्ट होता है C3b C3a में, ठीक है। लेकिन जो उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है C3 कन्वर्टेज, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, टाइप 2 मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि IgG एक एंटीबॉडी बनती है किसके अगेंस्ट, C3 कन्वर्टेज एंजाइम के अगेंस्ट, ठीक है। C3 कन्वर्टेज एंजाइम वो आके लगती है C3 कन्वर्टेज एंजाइम के साथ और इसको दवा बख्श देती है, ठीक है। C3 कन्वर्टेज जो कि पहले डिस्ट्रॉय हो रहा था, अब वो स्टेबलाइज हो जाएगा और वो एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रह के वो क्या करता रहेगा, C3 को कन्वर्ट करता रहेगा C3b C3a में। और C3b हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी ग्लोमेरुलस में और डिजीज़ कॉज करेगी। अब एक और बात आपको यहाँ से समझ आ रही है, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर C3 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो बॉडी के अंदर ब्लड में C3 की कमी हो जाएगी, ऐसा ही है। लेकिन C4 C1 बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जितने पार्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो ये एक और करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हमें इस डिजीज़ में मिलेगी, ठीक है। होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही हैं एंड आई एम नॉट मेकिंग यू कन्फ्यूज़। कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसकी पैथोजेनेसिस बता दी। अब यहाँ पे देखिए, ये वही हैं जो C3b ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे थे, वो कहाँ जाएंगे, वो आके ये इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट हो जाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, ओके। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किस तरह नज़र आएगी, आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ये आके डिपॉजिट हुए और ये मेसेंजियल सेल जो होंगे ये प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को फिर उसी तरह स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में। तो ट्रेन की पटरी की तरह अपीयरेंस आएगी, ऊपर भी एक नीचे भी एक, दरमियान में से मेसेंजियल सेल्स आप घूम रहे होंगे, ठीक है। तो ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस होती है इसके अंदर, ठीक है। ये जिसको हम डबल कॉन्टोर भी कहते हैं। ये यहाँ पे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूँ, इसमें देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉन्टोर ये है, ठीक है, ये थिक 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 थिक, और बाकी ये वाला एरिया जो है ये थिन है, ठीक है। तो डबल कॉन्टोर मिल रहा है आपको। तो अब हम लोग आखिर में एक दफ़ा जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं, टेबल खुद बनाते हैं, ठीक है। मुझे बताएं जी, नेफ्रिटिक सिंड्रोम कॉज करने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 1, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2, IgA नेफ्रोपैथी 3, एलपोर्ट सिंड्रोम 4, ठीक है। और पाँचवीं मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2, जिसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं। चलें जी, क्लिनिकल फीचर तो हो गए, सारे नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ होते हैं। अब मुझे आप बताएं जी कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस क्या है, ये होती हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा ही है। कौन सी वाली एंटीजन, प्लांटेड एंटीजन, ठीक है। कहाँ पे जाके डिपॉजिट होंगे, सब एपिथेलियल। कैसी अपीयरेंस देंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हम्प अपीयरेंस, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे IgG प्लस C3 मिलेंगे, ऐसा ही है। रैपिडली प्रोग्रेसिव नेफ्राइटिस 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को हमने कहा गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है जी, गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन किसके अगेंस्ट, फिक्स्ड एंटीजन कोलेजन के अगेंस्ट, ऐसा ही है। तो ये कहाँ पे अपीयर हो, ये कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, ये डिपॉजिट होंगे इंट्रामेम्ब्रेनस, ठीक है। GBM डिजीज़ है ना, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिजीज़ है, वहाँ पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। और ये किस तरह की अपीयरेंस देते हैं,
क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है। इस डिजीज़ में क्या होता है, क्रीसेंट बनते हैं। क्रीसेंट क्या होते हैं, प्राइटल सेल्स, बोमेन कैप्सूल के प्राइटल सेल्स का बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ क्या नज़र आता है, चांद की तरह नज़र आता है। बाकी सारी चीज़ सेम हैं लाइट माइक्रोस्कोपी पे, जिस तरह ऊपर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है, हाइपर सेलुलैरिटी मिलेगी, रेड कास्ट मिलेगा यूरिन के अंदर, ठीक है। तो वो सारा कुछ सेम टू सेम है, ओके। और इसके अंदर भी कौन से डिपॉजिट होंगे, IgG/C3 कॉम्प्लीमेंट के। टाइप टू क्या होती है जी, टाइप 2 सेम टू सेम होती है जिस तरह पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। टाइप 3 जो होती है पॉसी इम्यून होती है, जिसके अंदर टी सेल मीडिएटेड डिजीज़ होती है, टी सेल मीडिएटेड, ठीक है। टी सेल मीडिएटेड का मतलब क्या है, टी सेल जो होंगे वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे होते हैं, ओके। इसके अंदर क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे नजर आएंगे, नहीं। क्या इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे नजर आएंगे, नहीं, ठीक है। अच्छा, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 में क्या किस तरह के होंगे, लीनियर डिपॉजिट्स होंगे। क्यों, क्योंकि कोलेजन लीनियरली अरेंज होती है, जबकि टाइप 2 और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर वो किस तरह नजर आएंगे, हैप्पैज़ार्ड, ग्रैनुलर, ओके। तो ये आपको सारी बातें याद है, ठीक है। एलपोर्ट सिंड्रोम के अंदर क्या डिजीज़ होती है, एलपोर्ट सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा होता है कि 3 चीज़ें होती हैं, ट्राइएड होता है। आइज़ के अंदर प्रॉब्लम होगा, ईयर के अंदर होगा, डेफनेस होगी, सेंसरी न्यूरल, और नेफ्रेटिक सिंड्रोम होगा। ऐसे ही था, क्यों था, क्योंकि कोलेजन कॉमन है। कोलेजन कौन सी, टाइप 4 कॉमन है, ठीक है। इसकी डिजीज़ कहाँ होती है, अल्फा 5 चेन के अंदर, एक्स लिंक्ड डिजीज़, ठीक है, जिसकी वजह से कोलेजन प्रॉपर नहीं बनेगा। कोलेजन प्रॉपर नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सही नहीं होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन सही नहीं होगी तो लीकेज होगी, हेमाटोयूरिया होगा, ईजी, ठीक है। इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा, मेसेंजियल सेल की हाइपरप्लेजिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग, ठीक है, ओके। फिर हमने आखिरी डिजीज़ पढ़ी टाइप 2 डेंस डिपॉजिट डिजीज़। डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में क्या हो रहा था, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में क्या होता है कि डेंस डिपॉजिट डिजीज़ थोड़ी सी भूल गई, डेंस डिपॉजिट डिजीज़, ओके। डेंस डिपॉजिट डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि हाँ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी थोड़ी डिफरेंट है ना, C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नॉर्मली क्या कर रहा होता है, कन्वर्टेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा होता है C3b C3a के अंदर, ठीक है। तो अगर ऐसी IgG जिसका हम नेफ्रेटिक फैक्टर कहते हैं ये आके लगेगा और C3 कन्वर्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने लग जाएगा। जब C3 कन्वर्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा तो C3 भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, C3b बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो ये इंट्रामेम्ब्रेनस जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे, इंट्रामेम्ब्रेनस। किस तरह की अपीयरेंस देंगे, डबल कॉन्टोर, या जिसको हम ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी बातें याद हो गई हों कि मैंने रिवाइज भी कर दिया है। आपको अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए सारा कुछ जितना हमने पढ़ा, ये वाला आपका टेबल अगर हो गया है ये वाला, तो आपको सारा कुछ आता है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, अगर आपने सुना है तो। अल्लाह।